वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जनता को आना चाहिए। जो लोग जनता को लीड करते हैं, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, उनको बाहर आना चाहिए। क्या उनको नहीं लगता कि 100 रुपए लीटर अगर तेल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है और 90-95 रुपए अगर डीजल बिक रहा है तो इसका कितना विनाशकारी असर पूरे देश पर पड़ेगा? जो लोग हैं उनकी अपनी इकोनॉमी पर, उनके अपने घरेलू बजट पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा? किस तरह से उनकी जो चीजें उन्होंने सोची हुई हैं, ये आज के ऐसे कठिन समय में जहां रोजगार नहीं मिल रहा, जहां पे नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनका आने वाला जीवन भी और कठिन हो जाएगा। क्या उन्हें नहीं लगता? तो उन्हें आना नहीं चाहिए सड़क पे, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को सड़क पर आना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसका मतलब यह है ये तो लगातार बढ़ती रहेंगी सारी की सारी चीजें। और सरकार जानती है, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, लोग मुर्दों की तरह केवल बर्दाश्त करते रहते हैं, इसलिए सरकार ये सब कर रही है, करती रहेगी। तो क्या महंगाई सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? नहीं, महंगाई कोई भी चीज सरकार के कंट्रोल से बाहर नहीं है। सरकार उसे कंट्रोल नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरकार जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो सरकार को पैसे तो चाहिए सरकार चलाने के लिए। और जो पूंजीपति, उद्योगपति जिनके लिए सरकार काम कर रही है, ये उनके हिसाब से, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन ऑयल वगैरह है, ये सारी की सारी गैस वगैरह सब कुछ अडानी के पास जा रही है और रिलायंस का वो पेट्रोल चल ही रहा है। तो इनके लिए निश्चित रूप से अगर डीजल बढ़ेगा, अगर पेट्रोल बढ़ेगा, तो इन लोगों को फायदा होगा। वही तो बार बार कही जाती है कि हम दो और हमारे दो, अंबानी और अडानी के लिए यही सरकार काम कर रही है। सर, जैसे आपने कहा कि भक्तों से, भक्त तो खुश हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भक्त खुश हैं, और अगर ऐसे में भी खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर जो भक्त नहीं है, कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए कि आप कब तक इस महंगाई को या इस सरकार की कई तरह की मार को बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं, या केवल मुर्दों की तरह हर चीज जो भी है वो कुछ भी आप पे असर नहीं पड़ेगा? अगर आप ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप लगातार किसान आंदोलन में आ रहे हैं जब से स्टार्ट हुआ, क्या भविष्य लग रहा है सर आंदोलन? नहीं, आंदोलन का भविष्य बहुत उज्जवल है। आंदोलन में जीत निश्चित रूप से किसानों की होगी और सरकार ये कानून वापस लेगी। मैं एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं, आंदोलन का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आज की भी रिपोर्ट आप देखो, जो इसकी रेल रोको आंदोलन की है, कितना सफल आंदोलन है, पूरे देश में बड़ा जबरदस्त उसका प्रभाव है, जबकि कितने शांतिपूर्ण और कितने सभ्य तरीके से आंदोलन किया गया है। सर, प्रभाव, ट्रेन तो चल ही नहीं रही, प्रभाव कहाँ पड़ा? जितनी भी चल रही है, जितनी चल रही है, कुछ ये थोड़ी है कि जितनी मतलब बहुत ज्यादा चलें, जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, आखिर उसका असर है कि नहीं है? आप देखिए, चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसका बड़ा व्यापक असर है, यही है। लेकिन सर, बॉर्डर पर तो लोग कम हो रहे हैं ना? कहाँ हो रहे हैं कम? किसान तो कम हो रहे हैं। आप गोदी मीडिया से हो क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा, गोदी मीडिया से हो। देखो ना, इधर को देखो जरा, इधर को कैमरा घुमाओ, इधर को। ये आपको कम नजर आ रहे हैं? ये सिर्फ गोदी मीडिया के सवाल हैं, जो जा जाके किसी एक कैंप पे पता नहीं कहां बना लेते हैं वो झुग्गी झोंपड़ी सी, और उसको दिखाते हैं। आंदोलन में लगातार संख्या बहुत मजबूती के साथ में बनी हुई है, और आंदोलन में कई तरह के काम हो रहे हैं। न केवल यहां पे काम चल रहा है, बल्कि लगातार पंचायतें भी चल रही हैं, गांवों में बड़ी बड़ी पंचायतें चल रही हैं, उसमें भी तो कुछ लोग एंगेज होंगे। साथ में यहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, घर का भी कुछ काम होता है, किसानी का भी काम है, पानी लगाना है, खाद लगाना है, और अब धीरे धीरे फसल भी पकने की स्थिति में आ रही है। ये भी सारी चीजें देखनी है, इन्हें कोई और नहीं देखेगा, सभी देखेंगे। और आपको भीड़ देखनी है तो पीछे को देखो, आप झंडे देखो, लोग देखो, आपको सारी भीड़ नजर आएगी, कितनी तादाद है। घुमाओ, आप देखो जरा, एक मिनट, ये है स्थिति। सर, ईवीएम का जो मुद्दा आप उठाते थे, कल जैसे ही नतीजे आए पंजाब में, वहां पर भी एक बीजेपी के नेता ने ईवीएम पर सवाल कौन सा? तो आपके समर्थन में? अरे मैं तो बहुत पहले कह रहा हूं, मेरे समर्थन में तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जिस दिन गड़बड़ी नहीं होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल के नतीजों में ईवीएम गड़बड़ी हुई है। भाई वो कह रहे हैं तो हो ही होगी, मैं तो कह ही रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर वो कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछना जाके किया नहीं किया, पर मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि मैं तो पहले से कह रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो हटाओ आप ईवीएम। अगर आप हटा नहीं रहे तो आप भी भैया उसका समर्थन ही कर रहे हैं ईवीएम का, इसलिए हम तो ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और केवल कल की बात नहीं है, अगर बीजेपी का देखो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने पहले जो ईवीएम का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। साथ में जो जीवीएल नरसिम्हा है उसने 246 पेज की किताब लिखी कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में बेईमानी होती है।
240 पेज की किताब। तो बीजेपी तो पहले से मानती है, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ये ईवीएम पे फोड़ते हैं सर आप। ये हमारी बौखलाहट नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, ये सरकार की बौखलाहट है। उनको कहो कि अगर हमारी बौखलाहट है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगी किसकी बौखलाहट है। सर निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होते हैं ना सर? नहीं, जरूरी नहीं। ये कौन कहता निकाय चुनाव उससे होते हैं? तो सर बैलेट पेपर ज्यादातर की बात देखिए, आप इसको समझिए, मिक्स करते हैं आप, या तो समझते नहीं है, या आप समझाना चाहते नहीं है, या गोलमाल करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें कंडक्ट कराता है। जो नगर पालिका के और पंचायत के चुनाव होते हैं, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ईवीएम रखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ईवीएम रख सकती है और चाहे तो ईवीएम को हटा दे। उनमें निकाय चुनाव में, यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में बेईमानी है, स्वाभाविक है वो ईवीएम रखेगी। अगर ईमानदार है तो हटा दे, ईवीएम को हटा दे। अगर इसका नतीजा आपको जानना हो तो उससे पता लग जाएगी। जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद में जो नगर पालिका के चुनाव हुए, तो नगर निगम, जो 14 नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उनमें 14 में से 12 बीजेपी जीती, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ। और बाकी नगर पालिकाओं में जो हजारों की संख्या में थी, उनमें जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ, जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो कल की ये है इसका ढंग और तरीका। ये नहीं माना जाए कि किसान आंदोलन का कोई असर पड़ा, यानी ईवीएम का खेल है। मानो आप, हल्ला मचाओ आप कहो ना कि भाई कल की जीत जो कांग्रेस की जीत नहीं है। भाई मैंने तो बता दिया आपको, मैंने तो बता दिया आपको। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हो? मैंने तो बता दिया आपको। जो भी हुआ है, अगर किसी की नीयत साफ है और इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहता है, उसका एक ही तरीका है, बैलेट पेपर से चुनाव होना। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो बेईमानी हो ही रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। सर हैदराबाद में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, बीजेपी ने वहां भी बढ़त बनाई सर। कितनी बढ़त बनाई? सत्ता बना ली वहां ने। फिर उससे क्या फर्क पड़ा? 4 से 44 पे पहुंचने से फर्क क्या पड़ता है? सत्ता तो वहां किसी और के हाथ में है, सत्ता तो किसी और के हाथ में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता तो हाथ में नहीं आई ना। आप सत्ता की बात करिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश में चुनाव करो, बैलेट पेपर से आपको पता लग जाएगी। तो अभी भी कह रहा है कि मोदी जी की सरकार बन। सर्वे तो जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो कुछ भी कह दे, वो तो गोदी मीडिया का सर्वे है ना। सर जी न्यूज खबर चला रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। इसका जवाब तो वही देगा। मोदी जी की दाढ़ी से डर गया, बढ़ गया यार। लेकिन वो एक की जगह 10 वो सिर लाने वाली बात अभी तक तो पूरी नहीं हुई। और मोदी जी की दाढ़ी में इतना दम है तो चीन को डरा के दिखा मैं ना। ये पाकिस्तान को क्या डरा रहे? चूहे वूहों को, कीड़े मकोड़ों को डराते हैं, इन्हें क्या डरा रहे हैं? वो चीन को डरा के दिखा मैं तो पता लगे दाढ़ी में कितना दम है। लेकिन सर अब कहा जा रहा है, पहले कहा गया खालिस्तानियों का, खालिस्तानी है, आतंकवादी, अब कहा जा रहा है ये जाटों का आंदोलन है। देखिए ये बात एक मिनट, सरकार हमेशा से शुरू से ही ये कोशिश कर रही है कि इस पर कोई ठप्पा लग जाए। तो पहले खालिस्तानी वाला ठप्पा लगाने का प्रयास किया। 26 तारीख को जो सरकार ने जो काम किया, जो षड्यंत्र किया, उसमें वाकई में वो खालिस्तानी ठप्पा लगाने की स्थिति में पहुंचने वाली थी। लेकिन उसका जो षड्यंत्र है वो सबके सामने नंगा हो गया, नहीं सफल हो पाई। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 27 तारीख के बाद में इस आंदोलन में जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया है और यहां पर मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति है, हरियाणा और राजस्थान के लोग भी यहां आ रहे हैं, तो जाटों का ठप्पा लगा रही है। यह उसकी बांटने की नीति पहले भी थी, बांटने की नीति आज भी है और लगातार कर रही है। यहां केवल जाट नहीं है, यहां जाट भी हैं, यहां मुसलमान भी हैं, यहां पे ठाकुर भी हैं, यहां पे ब्राह्मण भी हैं, यहां पे एससी समाज के लोग भी हैं, यहां पे जो है बाकी और समाज के सभी समाज के लोग यहां पर हैं और लगातार आ रहे हैं। यहां पर ओबीसी के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। आप यादव कहो, आप कुशवाहा कहो, आप जो है चाहे उनको जो आपके कुर्मी हैं उनको कहो, हर समाज का व्यक्ति यहां पर लगातार आ रहा है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है फिर कहने? किसका बताया नहीं मैंने? बांटना, ठप्पा लगाना।